क्लास 7th में हमारा पर्यावरण जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी को स्टार्ट करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब इसके बाद में ये बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हो जाता है। प्लेट की गति के कारण प्लेट गति कर रही हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेट अलग है, अलग अलग महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति, कभी तेज होगा तो कभी धीमा गति होगा। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आंतरिक जो घटनाएं हैं आकस्मिक गति के कारण होती हैं। पृथ्वी की गतियां बताई गई हैं। पृथ्वी की गतियां आंतरिक बल और बहिर्जनिक बल के कारण होती हैं। अंतर्जनिक बल को बांटा गया है आकस्मिक बल में और पटल विरूपण बल में। पटल विरूपण जो बल होते हैं वो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। पर्वतों के निर्माण में कौन सहायक है, तो पटल विरूपक बल, ये अंतर्जनिक बल होता है। आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं। बहिर्जनित जो बल होता है वो अपरदन एवं निक्षेपण यानी कि मिट्टी के कटाव वटाव से संबंधित रखेगा। एवं निक्षेपण नदी या बहता जल से होता है, पवनों से होता है, समुद्री तरंग से होता है, हिमनद से होता है। ज्वालामुखी के बारे में बताया गया, भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। गैसें एवं राखें यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो क्रेटर एक छोटा सा छिद्र है उसको भी दिखाया गया है। ये लावा बहता हुआ नज़र आ रहा है, परपटी है और मेंटल ये आपको दिखाई गई है। मैग्मा कोस्ट को दिखाया गया है। एंडो का मतलब होता है अंता, एक्सो का मतलब होता है बाहर और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक दो बल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। आगे लिखा है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र और ये भू सतह आपकी रही, भू सतह का नजदीकी जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे, अधिगम केंद्र या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहा जाता है, एस तरंग को अनुप्रस्थ और एल तरंगें पृष्ठीय तरंगें होती हैं। भूकंप में हुई हानि को दिखाया गया, गुजरात में भूकंप, इसके बाद भुज में 2001 में जो भूकंप आया था उसको बताया गया, उसकी कटिंग यहाँ पे लगाई गई है। भूकंप से बचाव के लिए बताया गया सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। किनसे, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। तो ये सब बताया गया कि पहले से तैयारी आपको करनी होगी। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थल कृतियाँ अवजय अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से
भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा जो क्षय होता है अपर्दन कहलाता है। जबकि सेल अगर टूट रहे तो वो अपक्षय है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु, जल आदि उड़ा के कोई ले जाएगा, हवा में कोई बहा के ले जाएगा, वही है। और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये नियाग्रा का चित्र दिखाया गया है। नदी के कार बताए गए हैं, तो आप सब जानते हैं क्या क्या है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से कौन सी भूमि का अपर्दन होता है? दृश्य भूमि। जब कोई नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। बताया भी गया है, दिखाया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। उसका फ्लो कम हो जाता है, विसर्प बनाने लगती है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन व निक्षेपण शुरू हो जाता है। मिट्टी, गाद, अवसाद जमा होने लगते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ दिखाया गया है। पहले कहीं ऐसी नदी बही होगी, उसके बाद में ये मुख्य नदी से कट गई क्योंकि यहाँ अवसाद और गाद इकट्ठे हो गए, तो ये चाप झील का उदाहरण हो गया है। ये तटबंध बताया गया। तटबंध क्या होता है? चारों तरफ ये तट बने होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई नदी बहती है तो चारों तरफ एक बाउंड्री से बनी होती है, इसे तटबंध कहा जाता है। वही यहाँ बताया गया है। मुख्य नदी और वितरका को समझाया गया है। मुख्य नदी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, वितरकाएँ, उनको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब कुछ इस प्रकार से। स्टैग, स्टैग क्या होता है? जिसके ऊपर कोई छत वत सब खत्म हो जाए, सीधा सीधा एक पिलर टाइप का होता है स्टैग। ये तटीय मेहराब को बताया गया है। तो देख लेते हैं आखिरकार क्या क्या है यहाँ। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है तो केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं। तो यहाँ लगातार पानी टकराएगा, ये भी इस प्रकार से। तो एक केवल पिलर सा बचेगा यानी कि दीवार सा, उसे स्टैग कहेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्र की तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार बताए गए हैं। तो हिमनद क्या है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण कर देते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार को दिखाया गया है। बालू के टिब्बे ये लहरदार बन जाते हैं। रेगिस्तान में आप देख सकते हैं इनको बड़े आसानी से। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन जो है ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है।
इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपण या निक्षेप पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्र हिमनद हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियाँ आपको ज्वालामुखी, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें अभी पड़ा था रेगिस्तान में। चाप झील बनती है नदी घाटी से। विसर्प क्या करती है? तो विसर्प नदियाँ करती हैं। हिमनद क्या है? तो बर्फ की नदी है। पुलिन और बालू टिब्बा। पुलिन क्या है? समुद्री तट पर जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है। बालू टिब्बा रेगिस्तान से संबंधित। पृथ्वी का कंपन है